हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो के बारे में, जो कि एक धार्मिक राजनीतिक विचारक थे, ठीक है, और एक समाज सुधारक भी थे। तो उन्हीं से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो से रिलेटेड किस प्रकार से नोट्स तैयार किए जा सकते हैं MPPSC मेंस के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि प्लेटो से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या है। इसके बाद प्लेटो के कुछ सिद्धांत व अनमोल वचन डिस्कस करेंगे और प्लेटो का न्याय सिद्धांत डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डिस्कस करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है ये किस प्रकार से क्या कैसे कार्य करता है, तो देखते हैं। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य जो है उत्पन्न करने में 3 तत्व सहायक होते हैं, ठीक है। आदर्श राज्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पर सभी प्रकार के लोग जो रहते हैं उन सभी को एक समान सभी से व्यवहार किया जाए, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना हो कि कोई व्यक्ति छोटा है तो कोई बड़ा है, क्या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी में जितने भी समाज में उस समाज में लोग रह रहे हैं उस राज्य में, तो उसको सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए, वहाँ पर समानता हो, ठीक है, हर चीज़ में। तो वो प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य था। तो यहाँ पर कौन कौन से तत्व सहायक हैं, तो उन तत्वों को देख लेते हैं प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य को उत्पन्न करने या बनाने में। तो 3 तत्वों के बारे में डिस्कस किया है प्लेटो ने। तो पहला तत्व है आर्थिक तत्व, दूसरा सैनिक तत्व और तीसरा क्या है, दार्शनिक तत्व। तो ये इन तीनों तत्वों के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला देखते हैं आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व कैसे योगदान करता है एक आदर्श राज्य के बनाने के लिए, तो इसका संबंध उत्पादक वर्ग से है। अर्थात आर्थिक तत्वों के अंतर्गत प्लेटो जो है वासना अथवा क्षुधा तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्वों से अभिप्राय यह है कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता है। इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर रहना होता है और सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो आर्थिक तत्व का मतलब यहाँ पे क्या समझा रहे हैं प्लेटो कह रहे हैं कि जो आर्थिक तत्व है वो कैसे भूमिका निभाता है एक आदर्श राज्य के बनाने में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक जो मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को मनुष्य अकेला पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे कि हर समाज में कोई भी जितने भी मानव रहते हैं हर एक की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद से नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कई लोगों की मदद लेता है। चाहे वो भोजन उगाने के लिए किसानों की मदद लेना हो या घर बनाने के लिए मजदूरों की, ठीक है, या श्रमिक वर्ग की मदद, किसी अन्य कार्य के लिए श्रमिक वर्ग की। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों के जो अलग अलग लोग सहयोग करते हैं तभी किसी भी मनुष्य की जो सभी आवश्यकताएं जो हैं पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो कह रहा है कि आर्थिक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक आदर्श राज्य को। जब ये आर्थिक तत्व जो है सभी आपस में मिलकर सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे तभी जो है सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद सैनिक तत्व। सैनिक तत्व क्या है, तो इसका संबंध सैनिक वर्ग से है। यह राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इस कार्य हेतु तथा युद्ध की संभावना और उससे रक्षा की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, साहस या सूरवीर के तंत्र का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है जिससे युद्ध में सर्वाधिक आनंद आता है। तो इससे सैनिक तत्व से क्या मतलब है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक राज्य में लोग जब रहते हैं तो वो उन लोगों के रहने से वो धीरे धीरे उस राज्य की जो है जनसंख्या भी बढ़ती जाती है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी उस राज्य की तो उस राज्य में आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि भारत की जो जनसंख्या है 150 करोड़ है, तो लगभग 135 करोड़ के समथिंग है। तो यहाँ के लोगों की उतनी आवश्यकताएं भी ज़रूरी है कि उनकी आवश्यकताओं के लिए सभी चीज़ें भी मिलनी चाहिए। और जैसे जैसे और भी भविष्य में जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उसके लिए आवश्यकताओं भी उनकी बढ़ती जाएगी और उनके लिए भूमि की भी आवश्यकता होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर वे निवास कर सके, अपना घर बना सकें।
तो ठीक उसी प्रकार से जो सैनिक तत्व कब काम आता है, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अभी हाल ही में जो चाइना है उसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने क्यों किया था भारत पर, मतलब आक्रमण नहीं, अभी जो झड़पें देखी गई थी भारत और चीन के बीच में, गलवान वैली में कुछ झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में। तो चीन क्या चाहता है, वो भारत की भूभाग को हथियाना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर लालसा है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को अपने कब्जे में कर सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो उस एरिया में मिलने वाले जो खनिज पदार्थ हैं या फिर जितना भी बड़ा एरिया है तो उससे उस देश का आकार जो है बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो चीन है क्या करता है, कई देशों के साथ हमेशा झगड़े वगैरह जारी रखता है ताकि उनकी ज़मीनों को हथिया सके, चाहे नेपाल हो चाहे फिर अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी उसने कई जगह को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और श्रीलंका में है हम्बनटोटा बंदरगाह वगैरह को उसने हथिया लिया है। तो इस प्रकार से वो कोशिश करता रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कब्जे में ले सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब किसी भी देश की या राज्य की जो है लालसा बढ़ जाती है भूभाग को पाने की, या उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती वहाँ के लोगों की, तो वो क्या करता है, वो राज्य फिर कोशिश करता है कि वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य की जो जमीन है या भूभाग है उसे कब्जा कर ले। तो ऐसी स्थिति में जब उसे कब्जा करना है या आक्रमण करना है तो क्या होगा कि उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी, हथियारों की आवश्यकता होगी। तो प्लेटो वही कह रहे हैं कि जब किसी भी राज्य की लालसा बढ़ जाती है भूभाग को पाने की, ठीक है, या उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है, तो वो राज्य क्या करते हैं, युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो सैनिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदर्श राज्य के लिए, ठीक है। यदि किसी भी, मान लीजिए कि कोई राज्य है वहाँ पर सैनिक वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, तो कोई दूसरा राज्य यदि आक्रमण कर देता है तो वहाँ पर युद्ध लड़ने कौन जाएगा, क्योंकि सैनिक जो होते हैं पहले से ट्रेन किए गए होते हैं, तो जाके वो युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सैनिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी राज्य यदि है तो उसका अपना सैनिक होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो अदरवाइज किसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ जाती है किसी से लड़ने युद्ध वगैरह में, तो वहाँ पर सैनिकों की काफ़ी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सैनिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं कि आगे दार्शनिक तत्व, जो तीसरा है दार्शनिक तत्व, वो क्या है, तो यह शासक वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, दार्शनिक तत्व जो है ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल में, यह शासक वर्ग से संबंधित है, ठीक है। और राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिसका संबंध जो है आत्मा के विवेक बुद्धि से है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। मतलब यहाँ पर आप विवेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो मात्राएं हैं वो गड़बड़ हो गई हैं, तो आप सभी जगह विवेक कर लीजिएगा, ठीक है, विवेक बुद्धि। तो यहाँ पर ये क्या प्लेटो कह रहा है कि जो शासक वर्ग से संबंधित है दार्शनिक जो तत्व है, ठीक है। तो दार्शनिक तत्व का संबंध आत्मा के विवेक और बुद्धि से है। मतलब कि प्लेटो का मानना है कि जो राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना चाहिए, जो भी राज्य की रक्षा करने वाले हैं उनमें विवेक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि उनमें समझ होनी चाहिए। उनके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः यह विवेक का गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। मतलब कि जो विवेक का गुण है पूर्ण रूप से किस में पाया जाता है, शासक में। यदि कोई शासक है जो जिसका कोई राज्य की अपने वो रक्षा कर रहा है, ठीक है, राज्य, तो यदि उसमें विवेक नहीं है उस राज्य के शासक में, तो वो किसी भी समय युद्ध का आदेश दे सकता है, किसी भी दूसरे देश के मतलब विरुद्ध में आदेश जारी कर सकता है, किसका, युद्ध करने का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो आदेश जारी कर देगा तो क्या पता उसे कि उस युद्ध में उसे विजय मिलेगी भी या हार मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस शासक में एक विवेक होना बहुत ज़रूरी है, समझदारी होना चाहिए कि किस स्थिति में युद्ध के लिए आगे बढ़ना है और किस स्थिति में जो समय को ध्यान में रखते हुए ठंडे दिमाग से काम लेना है, ठीक है। तो विवेक का होना बहुत ज़रूरी है सैनिक वर्ग में भी और जो शासक वर्ग है उस राज्य का उसमें भी, ठीक है। इसके बाद अब आप देखते हैं कि आगे क्या है। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो, और इसी तत्व को ध्यान में रखकर यह वह राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है।
ठीक है। मतलब कि जो राज्य का शासन जिसके हाथ में हो वो ज्ञानी होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से जो है कार्य करना चाहिए वो शासक। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में डिटेल में देखते हैं। जो प्लेटो है अपने आदर्श राज्य में, प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन दो तरीकों को पेश करता है उनमें से शिक्षा एक सकारात्मक तरीका है। समाज में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा ही समाज में भातृभाव और जो एकता की भावना पैदा होती है। ठीक है। और इसके बाद शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए प्लेटो कहता है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्रों से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो प्लेटो का मानना है कि जब कोई भी राज्य होता है तो वो वहाँ पर जो चट्टानें हैं, वृक्ष हैं या कई अलग अलग तरह की खनिज पदार्थ, इन सभी चीज़ों से वो राज्य जो है एक आदर्श राज्य नहीं बन सकता है। ठीक है। बल्कि उस व्यक्ति के, जो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके चरित्रों के द्वारा ही कोई भी राज्य एक आदर्श राज्य बन सकता है। ठीक है। और श्रेष्ठ और चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत, मतलब कि जो व्यक्ति हैं उनको श्रेष्ठ और चरित्रवान बनाने के लिए उस राज्य के व्यक्तियों को क्या शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती है, ऐसा प्लेटो का कहना है। ठीक है। प्लेटो के कुछ जो सिद्धांत व अनमोल वचन देख लेते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब कुछ कहता है तो वो इसलिए कहता है कि उसके पास कहने को कुछ होता है। यहाँ पे आप पास कर लीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब कुछ कहता है तो वो इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास कुछ कहने के लिए होता है, जबकि मूर्ख इस वजह से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी कहना होता है। मतलब क्या है प्लेटो का, कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी चीज़ को बोलता है या करता है तो उसका उसमें जो होता है एक मकसद होता है, एक सेंस छुपा होता है कि हाँ इस चीज़ को करने से क्या होगा, इसके क्या होंगे, लाभ हानि होंगे। ठीक है। तो उसके पास करने के लिए कुछ होता है कि जो उसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में वो जानता है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख है तो वो कुछ भी कह सकता है या कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मूर्ख है तो उसे समझ ही नहीं है कि कोई भी चीज़ करने से उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। तो वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। कौन? मूर्ख व्यक्ति। लेकिन जो है समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति हो वो एक समझदारी भरा ही निर्णय लेता है या कहता है कुछ समझदारी से। ठीक है। अगला क्या है, तो साहस और जुनून के डर के विषय में कुछ नहीं जानता है। जीवन में कुछ पाने के लिए मनुष्य को साहस दिखाना पड़ता है और डर को अपने मन से परे रखना होता है। मतलब यदि मनुष्य को कुछ चाहिए तो उसे साहस के साथ ही कार्य करना होगा। यदि साहस के साथ वो कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो उस चीज़ को पा नहीं सकता। जैसे कि कोई भी आप अपने सपने को ही ले लीजिए या फिर कोई आप चीज़ सोचते हैं, तो जब तक आपके अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो वो कार्य आप सफल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए साहस होना बहुत ज़रूरी है प्लेटो के अनुसार। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे है किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विजय उसका खुद को जीतना होता है। ठीक है। अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच फर्क समझकर अपने अंदर एक चरित्र का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। विचार किसी भी ज्ञान, तर्क और उसे नज़रअंदाज करने के कारण के बीच का माध्यम है। विचारों से जिस पुल की सृष्टि होती है वह मनुष्य के तर्क और विरोध दोनों के बीच काम करता है। मतलब क्या है कि जो मतलब इसका ये मतलब है प्लेटो के अनुसार कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विजय क्या होती है, उसको खुद को जीतना। मतलब कि यदि व्यक्ति जो है, कोई भी आदमी है, यदि वो अपने आप पर काबू नहीं कर सकता है तो वो किसी चीज़ पर भी काबू नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर यदि कोई व्यक्ति अपनी, उसकी कुछ चीज़ों, कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है, और उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, यदि वो अपनी इच्छाओं में और आवश्यकताओं में दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति समझदारी भरा निर्णय नहीं ले पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, ठीक है, अपनी आवश्यकता मानकर उसे पूरा करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि, और यदि वो सक्षम नहीं है तो उससे वो हमेशा निम्न स्तर की ओर, नीचे की ओर जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो सोचे कि कोई वो हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में, जो चॉपर वगैरह खरीदने के बारे में सोचे मिडिल क्लास का व्यक्ति, जो कि उसकी एक इच्छा है, तो और वो उसे क्या करे कि वो बोल दे कि नहीं ये मेरी आवश्यकता है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ठीक है। अब जबकि भले उसके पास पैसे नहीं है, उसकी इनकम नहीं है, लेकिन वो उस अपनी इच्छा को क्या है, अपनी
अपनी आवश्यकता में बताकर उस चीज़ की ज़बरदस्ती कर रहा है, और जो कुछ भी उसके पास जमा पूंजी होगी वो उस चीज़ को, उस इच्छा को पूरी करने में लगा देगा अपनी आवश्यकता बना करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसकी सारी इनकम भी ख़त्म हो जाएगी और वो एक क्या होगा, उसका मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आवश्यक है, प्लेटो कहते हैं कि ये आवश्यक है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और जो आवश्यकताएं हैं उसमें अंतर करना समझना होगा, तभी वो एक अच्छा व्यक्ति जो है वो ज्ञानी हो कहला सकता है, ठीक है। और इसके बाद अब देखते हैं आगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? विवेक, साहस तथा क्षुधा। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य है, और विवेक का कार्य नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना, एवं जो क्षुधा का कार्य भौतिक वस्तुओं का संचय करना है। और प्लेटो के अनुसार यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे तो वह न्याय है। अर्थात प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो कि उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। तो क्या है कि प्लेटो के अनुसार जो हर व्यक्ति होता है समाज में, उसकी अपनी अलग अलग पहचान होती है, अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है, उसके अपने अपने गुण होते हैं, ठीक है, अपना स्वभाव अलग होता है। जो विवेक है, साहस है तथा क्षुधा है। और यदि कोई भी व्यक्ति है तो वो यदि प्रत्येक का तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य होता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो हर कार्य के लिए, ठीक है, एक ही समय में कोई भी कई सारे कार्यों को करे तो वो कार्य सफल नहीं होंगे। प्लेटो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है तो यदि वो कोई भी कार्य कर रहा है तो एक समय में एक ही कार्य करे। यदि कोई व्यक्ति एक समय में कई कार्यों को करने की सोचता है तो वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, या तो वो उलझ जाता है कि ये वाला करूं या ये वाला करूं। तो इस प्रकार से एक समय में एक व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए, तभी वो कार्य की जो है गुणवत्ता बहुत अधिक होगी। अदरवाइज उसकी गुणवत्ता जो है उस कार्य की बहुत कम होगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने ध्यान लगाकर उस कार्य को नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस प्रकार प्लेटो प्रचलित तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए न्याय को बाह्य वस्तु न मानकर आत्मा का गुण मानते हैं। और प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, ठीक है। प्लेटो के अनुसार न्याय 2 रूप होते हैं न्याय के, कौन कौन से? सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। मतलब कि जो सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति करता है कि सभी के प्रति जो न्याय होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कोई शासक वर्ग है तो वो कोई भी जो है योजना लाता है तो वो समाज के सभी वर्गों को हितों के प्रभावित करने वाली हो। ऐसा ना हो कि कुछ वर्गों के लिए वो है हितों को प्रभावित करे और कुछ वर्गों के लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज के सभी लोगों के प्रति, ठीक है। और व्यक्तिगत न्याय, जो कि व्यक्ति केवल अपने साथ न्याय करता है, अपनी चीज़ों का क्या करता है, ध्यान देता है, अपनी चीज़ों को अच्छा बनाता है, ठीक है, तो वो व्यक्तिगत न्याय के तहत आता है। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। पहला क्या है? विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है, और विवेक का कार्य नेतृत्व करना, साहस का कार्य रक्षा करना, और क्षुधा का कार्य उत्पादन करना है, ठीक है। और विवेक, साहस और क्षुधा तत्व दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात समाज का वह वर्ग जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है शासन करने के योग्य है, ठीक है। मतलब कि जो विशिष्टीकरण का सिद्धांत होता है, तो क्या वो बोल रहे हैं जो प्लेटो हैं कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि जो विवेक का कार्य क्या होता है? नेतृत्व करना, किसी का भी नेतृत्व करना। किसी व्यक्ति में यदि विवेक है, समझदारी है, तभी वो अपने एक बड़े से वर्ग का नेतृत्व कर सकता है, अदरवाइज वो नेतृत्व करने लायक ही नहीं रहेगा। और जो साहस है, जैसा कि सैनिकों में साहस है, तभी वो रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्या होता है कि समाज का वह वर्ग जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है शासन करने के योग होता है। जैसा कि जो राजा होते हैं वही शासन करने के योग होते हैं यदि उनमें जो है विवेक की भावना है, समझदारी है, तभी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हस्तक्षेप का सिद्धांत। ये क्या है? प्लेटो का मानना है कि आत्मा के तीनों तत्वों या तीनों वर्गों का अपना अपना कार्यक्षेत्र होता है। उनके लिए यह उचित है कि वे एक दूसरे के कार्यक्षेत्रों में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है।
दार्शनिक शासक को सैनिक वर्ग व उत्पादक के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार उत्पादक वर्ग को सैनिक व दार्शनिक के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही बात आत्मा के तत्वों पर भी लागू होती है और अतएव अपने अपने कार्यों को निर्बाध रूप से करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। यदि व्यक्तियों या जो तीनों वर्गों या तत्वों द्वारा एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा तो संघर्ष और विनाश की ही उत्पत्ति होगी। यानी कि क्या है कि जो विनाश की उत्पत्ति होगी, मतलब कि यदि जो अहस्तक्षेप का सिद्धांत है प्लेटो का, इसके अनुसार प्लेटो कहना चाहते हैं कि समाज में जो जो वर्ग रह रहा है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने दार्शनिक वर्ग को, सैनिक वर्ग को लिया है और उत्पादक वर्ग जो है उनको, तो इन तीनों को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जिसका कार्य है उसे उसी को करने देना चाहिए। यदि कोई सैनिक जो है वो शासक के कार्य में बाधा डाल रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर जो शासक वर्ग है तो वो क्या करेगा, सैनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी और कार्य बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। ठीक है, तो अहस्तक्षेप के सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक वर्ग को दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपने कार्य को स्वयं ही करना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है न्याय सिद्धांत, रचना सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत है। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करता है, जहां व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ ऐसे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण का निर्माण करते हुए अपने वास्तविक सौंदर्य को भी परिलक्षित करता है। और न्याय राज्य के तीनों निर्माणकारी तत्वों में घनिष्ठ संबंध पैदा करता है। और प्लेटो का न्याय भवन निर्माण कला से मिलता जुलता है। जिस प्रकार एक भवन निर्माण विशेषज्ञ अपने अधीनस्थ कारीगरों को अंकुश में रखता है, उसी प्रकार न्याय मनुष्य की विभिन्न आकांक्षाओं को नियंत्रित कर तुम्हें अनेक कार्य करने से रोकता है एवं उस कार्य की ओर प्रेरित करता है जिसे करने की उसमें स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार न्याय का सिद्धांत एक रचनात्मक कार्यक्रम पेश करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो न्याय सिद्धांत एक रचनात्मक सिद्धांत है, जिस प्रकार से कोई भी, मान लीजिए कि इसमें बताया गया है कि जो राज्य का न्याय होता है वो जो तीनों तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि सैनिक वर्ग होता है या फिर कोई भी जो उत्पादक वर्ग है या फिर शासक, इन सभी चीज़ों में जो न्याय होता है इन तीनों में घनिष्ठ संबंध को पैदा करता है। ठीक है, और जिस प्रकार से एक भवन निर्माण कला में जो क्या होता है कि कई कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि घर को बनाना है तो उसे अलग की आवश्यकता होगी, अलग मजदूरों की आवश्यकता हो, घर में लाइट फिटिंग वगैरह का काम करना तो उसके लिए अलग व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर ही एक जो एक घर बनकर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से जो समाज में या एक राज्य है उसमें अलग अलग प्रकार के वर्गों से मिलकर ही एक राज्य का निर्माण होता है। अलग अलग जब वर्ग कार्य करते हैं तभी एक अच्छा कार्य हो पाता है। ठीक है, और इन सभी वर्गों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? शासक वर्ग का होता है, जो शासन करता है उस राज्य में उसका। ठीक है, अब अगला है नैतिकता का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय संबंधी अवधारणा को केवल वैधानिक कर्तव्यों पर ही आधारित नहीं किया गया है, बल्कि नैतिक व सर्वव्यापी कर्तव्यों का प्रावधान है। अतः प्लेटो का सिद्धांत नैतिकता का पोषक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी निर्दिष्ट जो कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करता। प्लेटो बुराई का प्रतिकार भलाई से करने की बात करता है। ठीक है, और प्लेटो जो है का न्याय जो है उन सभी सद्गुणों का सम्मिलित रूप है जो मनुष्य दूसरों के साथ अपने आचरण में जो है प्रदर्शित करता है। और प्लेटो जो है स्वधर्म पालन पर जोर देता है। ठीक है, और इस अर्थ में प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक और आध्यात्मिक धारणा है। मतलब क्या है? नैतिकता का सिद्धांत जो है इसके अनुसार प्लेटो क्या होता है कि अब कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे अपने जो कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करते हुए अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए ही कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्यों का नाम लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के जो कार्यों में बाधा डाल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है और वो स्वेच्छा से ही उस कर्तव्य को उस व्यक्ति को निभाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा तभी क्या होता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकेगी। ठीक है ना। तो
अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने डिस्कस किया प्लेटो के बारे में, प्लेटो से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते थे एमपीपीएससी मेंस के लिए, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि ये जो आपको बताया गया है इस नोट्स में, तो आपको ये एमपीपीएससी के नोट्स तैयार करने में हेल्पफुल होंगे। इथिक्स के पेपर का ये एक टॉपिक था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे किसी न्यू टॉपिक के बारे में। तो उसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।